अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा, सबसे पहले आप लोग वो लेक्चर देखें ताकि आप लोगों के आगे भी कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है कि एक पैराग्राफ है जो कि इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। ठीक है, आपको मैं इसलिए बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों की बुक से भी कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि बाज़ों का टीचर जो होती है ना कि वो लेक्चर्स तो नोट करवा लेती हैं लेकिन बच्चों का बुक से उनकी कुछ खामियाँ रह जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले पहला पैराग्राफ इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट ऑफ वर्क। एनर्जी किससे रिलेटेड है? वर्क से। एनर्जी होगा तो हमसे काम होता है। ठीक है, व्हेन वर्क इज डन बाय वन सिस्टम ऑन अनदर, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम। जब कोई एक सिस्टम वर्क करता है तो और किसी और सिस्टम पे, तो इस तरह क्या होता है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल फॉर्म्स एनर्जी फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड एज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। इस सब इंट्रोडक्शन अभी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ बताया हुआ है जो कि हम लोग आगे और ज़्यादा क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम लोग नीचे टॉपिक को देखें। वर्क क्या होता है? वर्क को ना उर्दू में काम बोलते हैं। ठीक है, काम। तो वर्क हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन फिज़िक्स। वर्क का फिज़िक्स में बहुत से मतलब हो सकता है। ठीक है, देन इट डज़ इन एवरी डे यूजेज। अगर हम लोग रोज़मर्रा के वर्क से रिलेटेड करें ना, रोज़मर्रा का काम क्या होता है कि उठना, बैठना, जागना। ठीक है, ये सब कुछ, तो इसको हम लोग भी इसको भी वर्क बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। इन फिजिक्स वर्क इज़ डन ओनली इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट। अब लेट्स सपोज अगर मैंने कोई बकेट पकड़ा हुआ है, हाथों में वाटर फुल किया हुआ है, ठीक है, मैं कहूँगी मैंने बहुत काम किया। ठीक है, मेरे लिहाज से तो मैंने बहुत काम किया ना, लेकिन फिजिक्स में ये नहीं होता। फिजिक्स में होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, सम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि कोई डिस्टेंस मूव करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पेज पे एक देना चाहती हूँ, आप लोगों को साथ समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मेरे पास ये पेज है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मेरे पास क्या, एक बंदा है यहाँ पे, और इसके हाथों में क्या, एक बकेट है। ठीक है, ये हमारे पास है, बंदे के हाथ में क्या, बकेट है। अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी ये बिल्कुल रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे। अब ये बंदा इसके लिहाज से क्या कहेगा, मैंने वर्क किया है, वर्क इज़ डन, वर्क इज़ इक्वल टू डन। तो उसने कहा है मैंने मैक्सिमम वर्क किया है। ठीक है, अब इसी लिहाज से अगर मैं फ़िज़िक्स के लिहाज से देखूँ, अभी मैंने अपने लिहाज से बताया, यानी जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, हाँ, रोज़मर्रा के जो हमारे मुतल्लिक है। अब इसके बाद हम लोग फ़िज़िक्स के लिहाज से देखिए, फ़िज़िक्स में क्या होता है, अगर ये बंदा यहाँ से चल के बकेट लेके जाके कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, उसके बाद ये बंदा यहाँ पे आए। ठीक है, ये बंदा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके बाद ये दूसरी जगह पहुँचा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये हमारे पास क्या होता है, फिज़िक्स के लिहाज से ये वर्क होता है और फिज़िक्स के लिहाज से ये वर्क नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात आप लोगों को क्लियर होगी वर्क किसे बोलते हैं। वर्क उस वक्त फिज़िक्स में डन होता है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी होगी, कवर होगी साथ। इसके बाद हमारे पास क्या है, वाइल अ फोर्स सप्लाई टू इट। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, जो मैंने भी आप लोगों को बताया, इसमें इस बंदे ने फोर्स लगाया ना, बकेट को पकड़ने में फोर्स लगाए, उसके बाद उसके साथ उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है। तो वर्क डन, हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया, अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ। तो ये वर्क इज इक्वल टू एफ डी लिखा है मैंने, सिंपल। ठीक है, इसके बारे में आप लोग अभी साथ साथ पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या कहा है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन होल्डिंग अ हैवी चेयर एट इट्स आर्म्स लेंथ फॉर 3 मिनट। एक बंदे ने अगर कोई हैवी चेयर पकड़ी हुई है 3 मिनट के लिए अपने बाजू के लेंथ के ऊपर, यानी अपनी बाजू के ऊपर। ठीक है, तो हिज टाइड आर्म्स में लीड हिम टू थिंक दैट ही हैज़ डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द चेयर। अब वो क्या सोचेगा, उसके जो बाजू जो थक गए, वो क्या बताएंगे, वो उसको ये बताएगा कि इसने बहुत काम किए, इसने अपने लिहाज से बहुत काम किया। हाउएवर ही हैज़ डन नो वर्क इन इट व्हाटसोएवर। तो उसने इसमें कोई काम नहीं किया। इसके लिहाज से क्या है कि फिजिक्स के लिहाज से उसने इसमें कोई काम नहीं किया। ही एक्सर्ट्स अ फोर्स टू सपोर्ट द चेयर बट डू नॉट मूव इट। इसने तो फोर्स लगा के उस चेयर को उठा के तो रखा है, लेकिन वो मूव नहीं किया, क्योंकि हम फिजिक्स में क्या पढ़े हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए और फोर्स भी होना चाहिए। इसके बाद क्या कहा है, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क ये नहीं होता, वर्क के लिए ये ख़ास नहीं है कि कोई बंदा अगर सामने ईस्ट की तरफ जाए तो फिर ये वर्क होगा, वेस्ट की तरफ जाए तो ये वर्क होगा, इस तरह कोई बात नहीं है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। स्केलर किसे बोलते हैं, स्केलर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्केलर का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, स्केलर क्या होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती।
तो स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि वेक्टर जो होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि वर्क में बी डन बाय कांस्टेंट फोर्स एज वेल एज बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क कांस्टेंट फोर्स से भी डन हो सकती है, वेरिएबल फोर्स से भी डन हो सकती है। वेरिएबल फोर्स किसे बोलते हैं इसके बारे में हम लोग साथ में पढ़ेंगे। कांस्टेंट का मतलब याद रख लें एक जैसी फोर्स, वेरिएबल का याद रख लें कि चेंज होने वक्त के साथ साथ चेंज होती रहने वाली फोर्स को, ठीक है। हेयर वी स्टार्ट विद वर्क डन यूजिंग कांस्टेंट फोर्स। अभी हम लोग कांस्टेंट फोर्स से वर्क को पहले पढ़ेंगे। When we apply some force F on a body and if the body moves through some distance in the direction of force, then the product of force and displacement is called work. तो स्टूडेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट और जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट था उसके बारे में आप लोगों को बताया था। अभी हमने पढ़ा है कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो फोर्स होती है ना, फोर्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स इस लिहाज से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एक पेज है, इस पर मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा हुआ है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग जब मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी आए तो वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, W इज इक्वल टू एफ डी। एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या कहा है कि अगर इस फोर्स को हम लोगों ने क्या लेना है, इस फोर्स को हम लोगों ने कांस्टेंट लेना है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अभी वेरिएबल फोर्स का हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है, और जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट लें तो फिर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ मेरे लेक्चर पे जाके, आप लोग पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में हम लोग ये बात सीखी है। इसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना स्टार्ट करूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बुक से हट जाती हूँ, ठीक है। बात यही जो मैं बताऊँगी आप लोगों को वो सब कुछ यही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग अगर देखें, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ एक। ये हमारे पास क्या, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, और ये हमारे पास क्या है, ये बंदा खींच रहा है, ठीक है, कोई भी बंदा खींच रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी तरफ क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर होके जा रही है, ठीक है। उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की है और ये हमारे पास क्या फोर्स है। दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, अननोन है, ठीक है, अननोन है। अब इसको हम लोगों ने ओपन करना है। मैंने आप लोगों को ये ओपन करना भी सिखाया हुआ है। एफ डी डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, जब हमारे पास एंगल क्या हो, जब हमारे पास एंगल थीटा होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ डी कॉस थीटा बनेगा। और ये हमारे पास कौन सा वर्क होता है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म में आप लोग बताइए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क तब होगा जब हमारे पास एंगल दोनों के दरमियान क्या बन रहा होगा, जीरो बन रहा होगा। लेट्स सपोज दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। एक बंदा इसको पीछे से पुश कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ ही कवर हो रहा है, फोर्स भी इसी तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ लग रही है। दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, पैरेलल दोनों के दरमियान एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म लिखी, इसको मैं लिखूँगी एफ डी कॉस 0 डिग्री जब होगा तो हमारे पास मैक्सिमम वर्क होगा, एफ डी होगा, ठीक है। अगर आप लोग अपनी बुक पे देखें तो डी के साथ डेल्टा दिया हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने क्या निकाला है, मैक्सिमम वर्क निकाला है, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। हेडिंग आप लोग अपनी बुक्स पे देख सकते हैं साथ साथ। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है, अब ये आप लोग अगर देखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसी तरफ है और ये भी इसी तरफ है, ठीक है। ये फोर्स फ्रिक्शन को भी बोल सकते हैं आप लोग, फोर्स को भी बोल सकते हैं जो आप खुद लगा रहे हैं। अब इसके बाद नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क विच इज इक्वल टू, नेगेटिव वर्क उस वक्त होगा जब हमारे पास कॉस क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 कैसे होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये कैरेट है, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास फोर्स अप्लाइड जो है ना वो इस तरफ हो रही है, बंदा इस तरफ खींच रहा है और वो जाना किस तरफ चाह रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ जाना चाह रहा है। सो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल 180 डिग्री बनता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री कॉस का क्या होता है, माइनस एफ डी होता है। सो दिस इज नेगेटिव वर्क। ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव वर्क आ गई। होप्स कि आपकी समझ आ गई होगी। ये हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 2 पॉइंट्स किए। हमारे पास पहला पॉइंट है मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, और ये हमारे पास क्या नेगेटिव वर्क है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मिनिमम वर्क या ज़ीरो वर्क। मिनिमम वर्क या ज़ीरो वर्क कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज़ीरो वर्क या मिनिमम वर्क, ज़ीरो वर्क या मिनिमम वर्क।
तो स्टूडेंट्स ये किस वक्त होगा? तो बात अभी मैंने आप लोगों को बता दी है कि दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको अगर हम लोग देखें, लेट्स सपोज जो बंदा जो धक्का लगा रहा था, अब उसने कहा मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, बैठ गया बंदा, यहाँ गया कर गया बैठ गए। तो अब बंदा बैठ गया, नीचे क्या लग रही है, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, उसका वेट का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो कैरेट है ना वो किस तरफ मूव कर रहा है, जो हमारे पास लेट्स सपोज हम लोग कह देते हैं कि कार्ट है, ठीक है, कार्ट किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। नीचे क्या लगी हुई, इसके टायर्स लगी हुई, ठीक है, टायर्स लगी हुई हैं। तो अब बंदा बैठ गया चेयर के ऊपर। अब बंदा क्या चाह रहा है कि वो बैठे बैठे साथ ही जो कार्ट है ना वो मूव करे। अब डिस्टेंस सामने की तरफ है, फोर्स डाउनवर्ड है यानी इसका वेट। तो अब इसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, जब डिस्टेंस सामने की तरफ हो, फोर्स नीचे हो, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे W = FD cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू FD मल्टीप्लाइड विथ 0, जिसको भी 0 से मल्टीप्लाई करें वो अपने जैसा यानी 0 बना देते हैं उसको भी। तो वर्क डन क्या आ गई, 0 आ गई। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम करना है। अब आप लोगों को बताना है कि मेन जो हम लोगों ने कॉस क्यों लगाया और साइन क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग बुक पे नोट करें, देखना स्टार्ट करें, ये यहाँ पे अगर आप लोग देखें, द वाई कंपोनेंट वर्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डज नॉट वर्क ऑन द कैरेट, ठीक है। तो ये कैरेट पे कोई वर्क नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स अब इस बात को समझने का वक्त है। मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि बुक से भी थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे और बुक से भी जो मीनिंग्स आपको समझना आए ना उसको बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। वाई कंपोनेंट, अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट, ये हमारे पास क्या एक्स कंपोनेंट है, इसको मैं बोल दूँगी वाई अपवर्ड है, ये हमारे पास क्या है एक्स सामने की तरफ है। अब ये कितना बन रहा है एंगल, इसको मैं कह देती हूँ थीटा, ठीक है, एंगल थीटा। अभी जनरल सी बात करें, और ये हमारे पास क्या है फोर्स है, और अभी डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पे नहीं करनी, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि FD cos थीटा क्यों है, ठीक है, cos थीटा क्यों है, अब D cos थीटा क्यों है, या फिर F cos थीटा क्यों। अब अगर आप लोग देखें ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछली बात बता दूँ कि W = FD cos थीटा। इससे आप लोगों को क्या बात समझ आ रही है कि D के साथ cos थीटा है, और W = F cos थीटा × D। अब ये cos क्यों लगाया, तो इसको हम लोग अभी समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, फोर्स इस तरफ अब लग रही है सामने की तरफ। अब हमें क्या कहा हुआ है कि एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है कि FX हो गया, इसको हम लोगों ने कंपोनेंट से ब्रेक कर दिया, हमारे पास ये क्या हो गया FY हो गया। FX किसके बराबर होता है, F cos थीटा के बराबर होता है, ये आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को लेक्चर में खुद करवाया है साथ ही, और ये हमारे पास F sin के बराबर होता है। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों ने बताना है कि यहाँ पे कॉस कैसे आए। तो द वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। अब बॉडी किस तरफ मूव करिए, ये हमारे पास क्या इस तरफ, बॉडी इस तरफ मूव करिए ना, यानी एक्स के अलॉन्ग मूव करेगी ना, फोर्स जिस तरफ मर्जी लगाएं, मूव कहाँ किस तरफ करेगी, एक्स के अलॉन्ग करेगी। तो ये हमारे पास क्या बना रही है, परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है, वाई कंपोनेंट क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। सो इसीलिए हम लोग वाई को नहीं ले रहे। बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। बॉडी किस तरफ मूव करी, यहाँ पे अगर आप लोग देखें बॉडी किस तरफ मूव करी थी, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई कंपोनेंट का फोर्स की वाई कंपोनेंट का एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री बना था, और वाई कंपोनेंट कॉस साइन 90 कितना होता है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे निकालें साइन 90, तो ये हमारे पास ये हमारे पास परपेंडिकुलर था, इसीलिए ये कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है। साइन 90 तो 1 आता है, लेकिन ये हमारे पास परपेंडिकुलर है इसलिए कोई वर्क नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किए, अब इसके बाद हम लोग देखें FY डू वर्क, देन जब हमारे पास इफ़ FY डू वर्क, अगर हमारे पास FY वर्क करे ना, FY तो हमारे पास FX जब वर्क करेगा तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, और जब हमारे पास FY करेगा तो हमारे पास क्या होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि जो फोर्स है ना, ये फोर्स डाउनवर्ड है ना, ये इसको समझ लें ये है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट ये जो एक्स है ये भी इस तरफ ही है, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। और cos 0 कितना होता है, cos 0 हमारे पास 1 होता है, ठीक है, cos 0 हमारे पास 1 होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस कंपोनेंट को लिया है। द वाई कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, सो इसलिए हम लोग उसको नहीं ले रहे, इसलिए हमारे पास कोई वर्क नहीं कर रहा। लेट्स सपोज बॉडी इस तरफ मूव करिए, बॉडी सामने की तरफ मूव करिए, और अभी जो हम लोगों ने किया है ना, जो हमारे पास एंगल 90 डिग्री हम लोगों ने लिया था, हमारे पास 0 आ रहा था, तो सामने की तरफ मूव करिए और बंदा लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, बंदा लेके खड़ा हुआ है तो कोई वर्क होगा नहीं होगा ना, सो इसीलिए हम लोगों ने इसको नहीं लिया।
और जो हमारे पास एफ एक्स है ना, इसको तो रिजॉल्व करिए, इसको तो आप भूल ही जाएं, इसको आप भूल जाएं। और बाकी ये दो रहेगी कंपोनेंट्स, ये हमारे पास वर्क नहीं कर सकता क्योंकि क्या परपेंडिकुलर 90 के एंगल बना रहा है, और जबकि हमारे पास ये जो है ना ये पैरेलल है। एफ एक्स इज़ पैरेलल टू किसके पैरेलल है? डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और डी, और एफ कॉस 0 डी, और हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया है? एक्स कंपोनेंट लिया है फोर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, और वैसे भी अगर आप लोग देखें तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या आएगा? कॉस आएगा। ये भी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। अगर हमारे पास एंगल एक्यूट हो ना, अगर एंगल एक्यूट हो तो हम लोग कौन से डायग्राम लेते हैं? ये वाले डायग्राम लेते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं फोर्स की। ठीक है, एंगल एक्यूट है तो प्रोजेक्शन बनाएंगे इसके ऊपर, यहाँ बस प्रोजेक्शन बन जाएगी, और मेरे पास क्या बन जाएगा? एफ वाई और एफ एक्स, एफ कॉस थीटा, एफ वाई एफ साइन थीटा। अभी जो पिछले डायग्राम है स्कार थी ना, वो वैसे ही करनी है आप लोगों को। ठीक है, जब एंगल एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? 90 से छोटा। ठीक है, 90 से छोटा। तो स्टूडेंट्स बात मैं आप लोगों को यहाँ तक बता चुकी हूँ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स पे हमारे पास वर्क डन कैसा होता है? सबसे पहले हम लोग बुक से रीड करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स थ्रू डिस्टेंस डी, जब कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है डिस्टेंस डी पे, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ पे भी इस इवेंट को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, जो डायग्राम आप लोगों को ये दिखाई दे रही है। ठीक है, द डिस्टेंस इज नॉर्मली प्लॉटेड अगेंस्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस हमारी उसमें विल में है ना, तो हम लोग डिस्टेंस जितना मर्जी कवर करें, हमारे पास क्या होता है? हमारे विल में है, तो हम लोग उसको अलॉन्ग द एक्स एक्सिस रखेंगे, और फोर्स को हम लोग क्या रखेंगे? अलॉन्ग द वाई एक्सिस रखेंगे। If constant force F and the displacement D are in the same direction, then the work done is FD. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 0 पे एफ डी कॉस थीटा कितना आता है? एफ डी कॉस 0 कितना आता है? 1 आता है। कॉस 0 1 आएगा, और 1 को जब एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वर्क होगा जब कांस्टेंट फोर्स होगी, क्योंकि दोनों हमारे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। Hence the area under a force displacement curve can be taken to represent it the work done by a force। और जो एरिया अंडर द कर्व है ना, इस ग्राफ के जो अंदर एरिया है, उसको हम लोग क्या शो करवा सकते हैं इससे? कि वर्क डन हुआ है और मैक्सिमम वर्क हुआ है। वर्क इज सेट टू बी डन इफ 1 joule of work, if 1 joule of work is said to be 1 joule if a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter in direction of force। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं भी बात समझाऊंगी, अभी आप लोगों को मैं भी समझ ना आई हो, तो इसीलिए आप लोगों को साथ साथ समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कहा क्या गया है हमारे पास कि वर्क डन होता है जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होगी। अब लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे एफ को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ। अब फोर्स हमारे पास क्या कांस्टेंट है? फोर्स कांस्टेंट का क्या मतलब है? ये देखें इस तरह होगा। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट इस तरह होगा, और फिर इसको हम लोग परपेंडिकुलरली गिराएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? नीचे गिर जाएगा। किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, मैंने यहाँ से लिया, आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से, लेकिन ज़्यादा छोटा ना लें। ठीक है, स्क्वायर बनेगा। तो ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है ना, इसको मैं क्या बोलूँगी? वर्क इज इक्वल टू एफ डी, वर्क डन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, और जब भी हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स कांस्टेंट हो तो एफ और डी दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल के टाइम में एंगल 0 बनता है, और 0 को कॉस से लें तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम वर्क होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और फोर्स हमारे पास क्या होता है? न्यूटन, और उसका क्या होता है? डिस्टेंस का मीटर होता है। न्यूटन मीटर हमारे पास जाउल के बराबर भी होता है, न्यूटन मीटर जाउल के बराबर भी होता है। अब जाउल क्या होता है? जाउल एनर्जी का भी यूनिट है और वर्क का भी यूनिट है, तो ये हमारे पास वर्क और एनर्जी क्या इंटरचेंजेबल है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि वर्क डन 1 जाउल कब होगा? वर्क डन 1 जाउल कब होगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी होता है। अभी मैं स्केलर फॉर्म लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर एरो हेड नहीं लगा रही। ठीक है, वर्क हमारे पास क्या होगा? जाउल, फोर्स हमारे पास क्या होगा? न्यूटन, और ये क्या होगा? मीटर एम छोटा लिखना है। अब ये देखिए, आप इससे आप लोग सिंपल बता सकते हैं, आप लोग रटा लगाने की जरूरत नहीं है कि वर्क इज़ डन व्हेन। अब यहाँ पे इसको देखते हुए बताना है आप लोगों ने, व्हेन वर्क इज नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखना। वर्क इज सेट टू बी 1 जाउल। ठीक है, वर्क इज सेट टू बी अब यूनिट के लिहाज से हम बात करें ना, 1 जाउल
व्हेन, अब इसके बाद व्हेन लिख देना, व्हेन वन न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसिस अ बॉडी थ्रू, 1 न्यूटन के बाद क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है ना, अब इसके साथ आप 1 लिख दें, इसके साथ ही 1 लिख दें, इसके साथ ही 1 लिख दें, थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसका क्या मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का, इससे भी आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि अभी हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास दोनों पैरेलल होंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल जीरो बनेगा, तो मैक्सिमम वर्क होगा, तो हमारे पास FD आएगा। वह FD कब होगा, इन्होंने कहा है कि 1 जूल इज सेट टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए। इस तरह एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री में हमारे पास मैक्सिमम वर्क आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आए होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।